करेंगे, लूज रखेंगे, ये सोचेंगे कि हो जाएगा, कर लेंगे, कुछ नहीं होता है। जब मेरे सामने खड़े होने से, इस पूरी बात की चर्चा होने से, इस पूरे माहौल में आप नहीं कर पा रहे हैं, आगे कैसे कर लेंगे जी? कैसे कर लेंगे? और अभ्यास नहीं करेंगे ना, तो मैं ऐसे कहता हूं कि एक शिविर और बेकार गया। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि हमने तो अभ्यास सत्र भी कर लिया। ठीक है, विद्वता में एक फीदर और लग गया कैप में। ठीक है, उपलब्धि क्या होगी? तो कुछ भी नहीं। तो दवा को जहर की तरह अगर प्रयोग करना शुरू कर देंगे ना, बहुत कठिनाई में जिंदगी आ जाएगी समाधान निकलने के बदले। तो अभ्यास को केंद्र में रख करके सोचा जाए, करने में कठिनाई हो रही है, बेहिचक हमसे पूछा जाए। लेकिन अगर कठिनाई नहीं हो रही है तो फिर पुरानी आदतों के कारण, आलस्य के कारण, अभ्यास के कारण, पुराने जीने के डिजाइन के कारण उसको टाला ना जाए, उसको टाला ना जाए। और जितना आप आज कर पा रहे हैं, ठीक है, वातावरण के अभाव में उससे कम कर पाएंगे। तो दो हिस्सा है अभ्यास का। एक ये कि जितना आप अभी करते हैं, करते करते आपकी एक्सपर्टीज बढ़ती है, इस रूप में वो सुगम होते जाता है, आसान होता जाएगा। आज का अभ्यास आज करना सबसे कठिन है, कल उससे आसान है, परसों उससे आसान है, अगले दिन उससे आसान है, पहला दिन सबसे कठिन है। पर दूसरी बात भी है कि वातावरण के साथ अगर नहीं कर रहे हैं तो वातावरण के बिना करना कठिन है। तो अभी वातावरण के साथ जो पहला दिन सबसे कठिन है, उसको कर लेंगे तो अगले 3-4 दिन जो समय बच गया है उसमें थोड़ी गति हो पाएगी, और इतनी गति हो जाएगी कि लौट करके घर में भी आगे उसको कर पाएंगे। अगर उस काम को नहीं करते हैं, उपलब्धि कुछ भी नहीं होगी, नहीं होगी। बदलाव होता है अभ्यास से, ये तो मैं अपने सत्यापन से कह सकता हूँ। आप हमको 5 साल पहले सुने होते, ऐसा नहीं सुनते। 5 साल पहले हमारे साथ जिए होते, इतनी सहजता आपको हमारे जीने में नहीं दिखाई देती। तो बदलाव होता है, ये तो मैं खड़े होके कह रहा हूँ अपनी जगह से। लेकिन ये बदलाव मेरी जिंदगी में है, आपकी जिंदगी में नहीं है। आप अपनी जिंदगी में उस अभ्यास को करेंगे तो आपकी उपलब्धि दिखाई देगी साल, 2 साल, 5 साल में। और 6 महीना भी रिग्रेस अभ्यास हम कर लेते हैं ना, तो 6 महीने के बाद अपनी ज़िंदगी बहुत बदली हुई प्रतीत होती है। साल भर कर लेते हैं ना, ज़्यादातर लोगों को दिखने लगता है कि आप बदल गए। लेकिन इस अभ्यास के बिना 6 महीना बीते कि 6 साल बीते, साल भर बीते कि 10 साल बीते, न तो हमको अपने में बदलाव महसूस होता है, न दूसरे को हम में बदलाव महसूस होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं हम 10 साल से यूएचबी से जुड़े हैं, हम 10 साल से जीवन विद्या का ये कर रहे हैं, हम 10 साल से मध्यस्थ दर्शन का अध्ययन कर रहे हैं। न तो अपनी तृप्ति होगी, न साथ में रहने वाले लोगों की तृप्ति होगी। ये दोनों नहीं होगा, इसको पकड़ना जरूरी है। तो जो भी आपके प्रश्न हो अभ्यास से संदर्भित, वो हमसे आराम से पूछ लीजिए। मैं उस प्रश्न के लिए ओपन करने के बदले पहले समअप में वापस कर दे रहा हूँ अगले 10-15 मिनट में कि क्या क्या अभ्यास पर हमने बात करी। अध्ययन भी एक अभ्यास है या अभ्यास करना भी एक अभ्यास है? अभ्यास ही अभ्यास है। अगर अध्ययन और अभ्यास को कर रहे हैं तो पढ़ना कोई अभ्यास नहीं है। पढ़ना अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण है। ये जो शिविर चला रहे हैं हम अभ्यास सत्र के नाम से भी, ये एक वातावरण है अभ्यास के लिए, न कि अभ्यास है। तो प्रैक्टिकली ही अभ्यास है। बिल्कुल। अभ्यास का मतलब है अपने जीने में बदलाव के लिए प्रयास। हमारा अभी तक जो भाव बनाने का एक डिजाइन हो गया है, विचार को चलाने का एक डिजाइन हो गया है,
व्यवहार को करने का एक डिज़ाइन हो गया है, सुविधा के उपयोग सदुपयोग या दुरुपयोग का एक डिज़ाइन हो गया है, एक बार अध्ययन से पता चलता है कि वो डिज़ाइन ठीक नहीं है, ये नया वाला डिज़ाइन ठीक है, तो प्रयास पूर्वक नए डिज़ाइन को अपनाने का काम करने का नाम अभ्यास है। और जितना बार बार हम इस नए रास्ते के लिए प्रयास करते हैं, उतना ये लकीर गहरा होता है और हमारे पुराने पैटर्न टूटते जाते हैं, मिटते जाते हैं। तो नया पैटर्न जो जीने का हमको समझ में आ रहा है, बार बार वैसा जीने के लिए प्रयास करने का नाम अभ्यास है। सूचना सुनने का नाम अभ्यास नहीं है, कैसे चलना है इसको सुनने का नाम अभ्यास नहीं है, कहाँ पहुँचना है इसकी क्लैरिटी होने के बाद, कैसे पहुँचना है इसकी क्लैरिटी होने के बाद उस पर प्रयास पूर्वक चलने का नाम अभ्यास है। और ये प्रयास पूर्वक इसलिए कि हमारा पुराना पैटर्न इससे अन्यथा है, इससे भिन्न है, इसलिए ना चाहते हुए भी पुराने पैटर्न की ओर तो बार बार पैर चल देते हैं। ये नए पैटर्न की ओर चलने के लिए हमको बार बार ध्यान रख करके, सजगता रख करके, अवेयरनेस रख करके एफर्ट करना पड़ता है। तो हमारे भाव के चलाने का एक पुराना पैटर्न है। क्या पैटर्न है? दूसरा जैसा व्यवहार करेगा वैसा हम भाव बनाएंगे, ये पैटर्न है हमारा। हमारे विचार चलाने का एक पैटर्न है। क्या पैटर्न है? सामान्य रूप से चीज़ें ठीक चलेगी तो दूसरे के लिए कुछ अच्छा सोचेंगे, नहीं चलेगी ठीक तो वही कचरे में हम भी उतर आएंगे। हमारे व्यवहार का पुराना एक पैटर्न है, हमारे बोलने का पुराना एक पैटर्न है जिसमें जजमेंट भरा हुआ है, जिसमें ब्लेम भरा हुआ है, जिसमें दूसरे के लिए शिकायतें भरी हुई हैं, जिसमें अपने दुख का बहुत विवरण भरा हुआ है। वो पैटर्न अगले को चोट पहुंचाता है। एक बार हमको ये दिखने लगे कि ये पैटर्न हमको भी दुखी कर रहा है, अगले को भी दुखी कर रहा है, तो हम एक नए पैटर्न की बात कर रहे हैं। और ये नए पैटर्न पर चल चल के ही चलना होता है, ना कि सुन सुन के चलना होता है। सुन सुन के तो इतना ही होता है कि नए पैटर्न की क्लैरिटी बढ़ती है, थोड़ा चलने का उत्साह बनता है। ये जो नए पैटर्न की क्लैरिटी, हमको सुन के भी आपको इतना ही होगा, नए पैटर्न की क्लैरिटी बनेगी, उस पर चलने का थोड़ा उत्साह बनेगा। उसके आगे जो आप चलना शुरू करते हैं उसका नाम अभ्यास है। और चलने में बार बार स्लिप होने के बावजूद भी जो प्रयास करते हैं आप फिर से उस पर चलने का, उसका नाम अभ्यास है। पकड़ में आया किसको अभ्यास कह रहे? सत्र की उपलब्धि उसमें है कि उस दिशा में 2-4 कदम शुरू हो जाए। पहले तो रास्ते की क्लैरिटी ठीक हो जाए, फिर उस दिशा में 2-4 कदम उठ जाए, ये सत्र की उपलब्धि है। और अगर उस काम को इसमें नहीं किए तो मैं मानता हूँ ये सेशन भी बेकार गया। फिर एक नया कोई सत्र डिजाइन करना पड़ेगा आपके लिए, क्योंकि ऐसा लगेगा आपको कि अभ्यास सत्र भी कर लिए फिर भी कुछ नहीं होता है। नहीं होगा जी, अभ्यास को नहीं करेंगे, कोई दूसरा विकल्प नहीं है उसका। मैंने 4 सत्रों के ऊपर बात को मनन किया था और मेरे पास में 10 प्रश्न बने। यदि समय मिले तो मुझे बताएं। ब्रेक में जब हम बैठेंगे तो उस प्रश्नों को हल कर लेंगे। अभी तो हम एक ही बात कह रहे कि अभ्यास के रूप में अब अगले 10 मिनट में मैं जो कहता हूँ वो पकड़ में आ रहा है कि नहीं। वो नहीं पकड़ में आ रहा हो तो 20 सवाल पूछिए, मैं उत्तर दे दूंगा अभी के अभी। वो अगर नहीं, अभी मैं अगले 10-15 मिनट में अभ्यास को समाप्त कर देता हूँ। अभ्यास के लिए व्यक्ति तभी तत्पर होगा जब अध्ययन में उसको पूरा कॉन्फिडेंस हो जाएगा। अजी बाकी सब बात बाद में कर लीजिएगा। हम जितना बात कह रहे हैं उस पर आपकी क्लैरिटी नहीं हो तो पलट के हमसे पूछिए ना। उतने से नहीं अभ्यास होता है तो हमको बताइए ना, हम अभी बात को शुरू करते हैं।
देखिए कि उतना कंटेंट आपको अभ्यास करने के लिए पर्याप्त है कि नहीं। पूछिए ना पलट के, नहीं होता है तो बताइए हमको। उतने ही कंटेंट से उत्तर हो सकता है कि नहीं, हम बात कर लेंगे उस पर। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कंटेंट पढ़ने से, खूब पढ़िए, बट वो तो इस सेशन के पहले करने की ज़रूरत थी। अब इस सेशन में वो काम थोड़ी किया जा सकता है। इस सेशन में तो मैं ये प्रयास करूँगा कि जितनी ही सूचना है आपके पास, उतनी सूचना से ही ज़िंदगी कैसे व्यवस्थित हो सकती है, वो मेरा ध्येय है, ना कि आपकी सूचना को बढ़ाना मेरा ध्येय है इस सत्र का। अगले किसी सत्र में मिलेंगे, दूसरी तरह से बात होगी। हो सकता है मैं बहुत सारी सूचनाएं आपको एक ही 8 दिन में दे दूं, लेकिन ये सत्र उसके लिए नहीं है। अभ्यास सत्र तो इसलिए है कि जितनी ही सूचना हमारे पास है, उतनी सूचनाओं से भी जिंदगी बदल सकती है कि नहीं, और बदल सकती है तो कितनी, उस पर हम बात कर रहे हैं, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो मैं प्रश्न अपना एक रेज करता हूँ कि मुझे लगता है कि मूलभूत सत्य में मेरी प्राथमिकता इन सब में सबसे पहले किसके रहती है? समझना, जीना, सुखी होना, सुखी करना। अपने लिए पूछ रहे हैं कि दूसरे के लिए? मेरे खुद के लिए तो आप बताइए कि आपकी प्रायोरिटी कहाँ है। समझना, खत्म हो गई बात, तो समझने के काम को कर लीजिए। तो जीना भी समझने के लिए करते हैं। सुखी होना। ये जितना सवाल आप पूछ रहे हैं ना, अगर आपके पास उत्तर है तो सीधा हमको उत्तर दे दीजिए। कंफ्यूज्ड हैं तो हमको बताइए कि हम कंफ्यूज्ड हैं, उत्तर फिर मैं शुरू करूँगा। पहले हमको पता तो चले कि आप पूछ रहे हैं हमको, उत्तर आपके पास है या आप कंफ्यूज्ड हैं। मेरे को ये लग रहा है कि समझे बिना जीना हो जाता है, या जीने के बिना जीना बिना समझे। आपका पोजीशन क्या है ये बताइए हमको। मुझे तो मेरे अपने में ये अनुभव हुआ है कि मैं जीने के लिए समझना चाहता हूँ, और फिर सुखी होने के लिए जीना चाहता हूँ। तो समझने के लिए अध्ययन सत्र है, जीने के लिए अभ्यास सत्र है। तो सुखी होने के लिए तो फिर करने के लिए ये तो चौथा तो मुझे तभी आएगा जब तीनों मेरी क्वालिफिकेशन पूरी हो जाएगी। ये जिसको कह रहे हैं, देखिए, जीने को समझने की बात अगर करेंगे तो समझने में ही चला जाएगा। अगर आप जीना कह रहे हैं तो जीना और करना अलग कैसे होगा? मैंने अपने घर में से ही एक सदस्य को ये कहते हुए सुना है कि मेरा जीना दूभर हो गया है। उसका मतलब तो बात सुन। उसको वो जीना नहीं कह रहे हैं जिसको अभी हम जीना कह रहे हैं। वो तो ये कह रहा है कि आपने उसकी ज़िंदगी नरक बना दी है। वो तो इतना सीधा बात कह रहा है जी, वो तो इतना सीधा बात कह रहा है कि आपने मेरी ज़िंदगी नरक बना दी है, कृपया आप अपने जीने के में थोड़ा बदलाव लाइए, ऐसा कह रहा है वो। अभी मैं थोड़ी देर के लिए उसको रोक लेता हूँ, जितना होगा आप पर्सनल बैठ लेंगे, हम रिजॉल्व कर देंगे उन सारे मुद्दों को, इतना कठिन भी नहीं है, 15 मिनट लगेगा। देखिए, अभ्यास में मैं जितनी बात अभी कह रहा हूँ ना, उस पर कोई भी प्रश्न हो बिना संकोच के हमको अभी पूछ लीजिएगा। ठीक है, सुन लेता हूँ पहले आपको, फिर मैं अभ्यास पहले रिपीट करूँगा, फिर प्रश्न पर आऊँगा। माइक दे दीजिए वहाँ प्लीज़, इधर माइक। हाँ, सुन लेता हूँ, बताइए पहले, तब तक आप ही को सुन लेता हूँ। दूसरों का ध्यान कैसे दिलाएं ये आप पूछ रहे हैं, अभी बताता हूँ। पीछे माइक दे दीजिए। वो छड़ी कहीं आ जाता है, तो उसको कैसे ठीक कर पाए? एकदम सिंपल, जब वो उभर आता है तो अपने से एक सवाल पूछें कि ये जो पुरानी मान्यता उठ गई है ये ठीक है, या ये जो हम नया दृष्टि अभी बनाए हैं और उसका अभ्यास कर रहे हैं ये ठीक है, दोनों में सही कौन सा है, ये सवाल अपने से पूछें। दूसरा सवाल और पूछ लें कि वो जो पुराना डिजाइन उभर के आ गया है उसको हम आगे बढ़ा के उसमें जीते हैं तो आराम में रहते हैं, सुखी होते हैं, या ये जो नया डिज़ाइन और पैटर्न हमको सही लग रहा है इसमें जीते हैं तब सुखी होते हैं। ये 2 सवाल पूछा जाए कि सही कौन सा है, सुख किस में है, बस, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। नमस्ते भैया,
आपने बताया शुरू से लेके अब तक की चर्चा वो मुझे पूरी अच्छे से मतलब समझ तो आई है सिर्फ बातों में, शब्द रूप में। दिक्कत अब ये हो रही है कि जैसे आपने फर्स्ट डे बताया कि मूलभूत वास्तविकता पर अपना ध्यान को बनाए रखें, तो उस दिन तो मैंने पूरी कोशिश करी, स्लिप हुआ, कुछ क्षण रहा, लेकिन फिर दूसरी बार जब हमारा ये हुआ कि भाव को भी रखना, मतलब मूलभूत वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए भाव को अपना ठीक रखना है। फिर कल जब हुई कि भाव में भी कंडीशंस को साइड करके किसी कंडीशन के उस पर अपना भाव नहीं रहेगा। अब और ये भी चर्चा हुई कि विचार का भी सपोर्ट देना है, सुनना और बोलना। अब मेरे साथ दिक्कत ये हो रही है कि पहले दिन तक तो वो मूलभूत वास्तविकता को मैं बनाए रख रही थी, अब चारों चीजें साथ में आना हो रही है, तो अब मैं जब जीने जा रही हूँ किसी के साथ भी तो ऐसा हो रहा है कि स्लिप हो रहा है, पर हाँ मैं कोशिश कर रही हूँ कि मूलभूत वास्तविकता पर तो ध्यान को बनाए रखूं। तो अब ये हो रहा है कि मैं चारों चीजों को एक साथ स्मरण में नहीं रख पा रही हूँ, तो दिक्कत ये हो रही है। इससे आपको अपने बच्चे की प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए कि जब 4 सब्जेक्ट उसको एक साथ पढ़ने कहते हैं तो बेचारे को कैसा लगता होगा। ये भी समझ में आता है, तो वो उस पर भी काम कर रही हूँ कि परस्परता में कैसे सबके साथ ठीक जी सकूँ। उसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी एकदम उतना ही सिंपल है कि पहले स्टेप को थोड़ा मजबूत किया जाए। हमको तो देखिए 8 दिन के सेशन में सारी बात बतानी है, तो हम ये तो कर नहीं सकते कि एक कह के 1 महीना आपको छोड़ दें, फिर दूसरे पे आएँ, फिर तीसरे पे आएँ, फिर चौथे पे आएँ। तरीका तो वो ज़्यादा सटीक है। तो आपको जो करने की ज़रूरत पड़ेगी वो ये कि ये सारे तरीके को पकड़ने के बाद लौट करके उसमें पहले को पुष्ट करिए। उसमें लगे कि थोड़ी स्थिरता हो गई है, गति हो गई है, तब दूसरे को पुष्ट करिए। पहला और दूसरा दोनों हो गया है, तब तीसरे को लाइए। ये तरीका होता है किसी के भी सीखने का। एक साथ 5 चीज़ों में हाथ मारेंगे तो कैसे होगा? एक तरीका तो इसका ये होता है जो मैंने कहा। एक और दूसरा तरीका होता है, ठीक है, कि दिन भर का टाइम डिवाइड कर लीजिए। कुछ समय मूलभूत वास्तविकता को फोकस में रख के जीने का काम करिए, कुछ समय विचार में समाधान को ढूंढने की जगह पे काम कर लीजिए, कुछ समय भाव हमारा अनकंडीशनल बना हुआ है कि नहीं उसको पहचानने के ऊपर काम कर लीजिए। ये दोनों डिज़ाइन संभव है। 2 में से जो आपको सूट करता हो उससे बढ़ लिया जाए, उससे बढ़ लिया जाए। जो मैं समझ पाई वो एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आप बोल रहे हैं या तो मूलभूत वास्तविकता का अध्ययन पहले का, मतलब उसको स्मरण में रखने का जो है वो उसको कोशिश करे पहले, फिर बाकी करे, या दूसरा उपाय ये है कि आप दिन भर के समय को नियोजित करके सबको थोड़ा थोड़ा समय। जी, इतना ही बच्चे से भी कराना होता है। जी, माइक जो भी आपने कहा है, अभी जो सुबह के बताया आपने कि जीना जो है या जीने का जो प्रयास है वो अभ्यास है ना। जैसे मूलभूत वास्तविकता को जैसे बताया, अभी उसको जीना या उसको जीने में प्रयास या उसमें ध्यान करना ये अभ्यास है। ये तो सही लग रहा है। इसमें मतलब मैं सुख जीने में सुख है, इसको मैं जैसे कोई चीज़ सही होना, एक चीज़ उसमें सुख दिखना है ना, तो ये सही तो लग रही है। अभी मैं इसको सुख कैसे देखूँ, मतलब इसका उत्तर यह है कि जब आपके अंदर स्नेह का भाव होता है तब आप आराम में या सहजता में होते हैं, या जब विरोध और द्वेष का भाव होता है तब आराम और सहजता में होते हैं। इससे दिखाई देता है कि स्नेह के भाव में जीने में सुख है, विरोध के भाव से जीने में दुख है। कहाँ सुन के आता हूँ। हाँ बताइए। जैसे हम अभ्यास में, मुझे ऐसा लगता है कि हम अभ्यास में कैसे प्रैक्टिस करें, तो मैंने अभी आज ही ये चीज़ समझी कि हम जिससे भी मिलते हैं उससे नमस्ते तो करते ही, तो जब हम नमस्ते करते हैं उस समय हमारे मन में ये बात आ जाना चाहिए कि जो हमारे मानव की मूलभूत वास्तविकता के लिए 4 सेंटेंस कि वो सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है और मेरा भी सुख चाहता है। यदि हम नमस्ते को इन 4 सेंटेंस से कनेक्ट कर देंगे तो हमें हर बार अपने आप को याद नहीं दिलाना पड़ेगा कि हमें ये सोचना है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो इस तरह से कर लीजिए। हाँ जी,
हाँ आता हूँ ना, इनको भी सुन लेता हूँ। मेरा ये प्रश्न है कि जब हम किसी व्यक्ति से बात करते हैं तो मेरा ये भाव तो रहता है कि मैं मुझे चाहना को देखूँ और मुझे चाहना को मैं देख नहीं पाता। वैसे भाव इसने के भाव को स्थिर भी कुछ समय के लिए करता है, लेकिन सामने वाला जब भी कोई बात करता है तो उसकी कोई नीड होती है या उसकी कोई समस्या होती है। तो पहला प्रश्न तो ये बनता है कि नीड और समस्या में हम क्या अंतर देखते हैं? समस्या के पीछे कोई नीड का पूरा नहीं होना है जिसको आप समस्या कह रहे हैं, तो बेसिकली नीड होती है। समस्या का मतलब इतना ही है कि कोई नीड पूरा नहीं हो रहा है। जैसे एक समस्या बताइए, मैं तुरंत आपको नीड बता दूंगा। जैसे किसी व्यक्ति ने बताया तो उसको हमारे पास ये भी नहीं होता है कि उस वक्त क्या रिएक्शन। आप समस्या बोलिए ना भी। देखिए ये प्रेसाइज ही अब बात करनी पड़ेगी, थ्योरी में बात करेंगे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप इमीडिएटली समस्या बताइए, मैं बता दूंगा नीड क्या है उसकी। परिवारों में ऐसा होता है, जैसे परिवारों में ऐसा होता है कि जैसे वाइफ ने कोई परेशानी मुझसे शेयर की कि ऐसी ऐसी समस्या है या फिर उसने कुछ बताया, दो व्यक्ति की वजह से उसको थोड़ा सा दुख हुआ, तो मुझे लगता है कि उसको भाव की आवश्यकता है। देखिए या ऐसे सॉल्व करेंगे ना बहुत लंबा समय लगेगा आपको। एकदम सिंपल बताता हूँ, जैसे ये जो कह रहे हैं ना, माइक दीजिए इनको, ये जैसे ही कहेंगे अभी मैं नीड बता दूंगा तुरंत। और क्या होता है कि थ्योरेटिकली जब हम बात करते हैं ना, और जितना, देखिए एकदम सिंपल सी बात है, जितना सीधा आप बात बताएंगे उतना सीधा है उसको पकड़ना। जितना उसका एक बड़ी भूमिका और बैकग्राउंड आप बताएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा उसमें से निकालने में। हाँ बताइए। अभी बात हुई तो वो बोले कि आप स्मार्ट ट्रेनिंग में जाके हमें भूल ही गए, याद नहीं रहता। ये सुनते ही देखिए इमीडिएट नीड समझ में आ रहा है, जिसको कहते हैं कॉपरेशन या सहयोग या अटेंशन, या बहुत लूज भाषा में कहें तो दिन में कम से कम 2 बार हमको फ़ोन तो कर लिया करो 5 मिनट के लिए। हाँ ये भी बोला कि कभी तो चालू रहता होगा। इतना सिंपल नीड सुनाई देता है जी, कि दिन में 2 बार कॉल तो कर लो हमको 5 मिनट के लिए। मेरा मतलब मेन प्रश्न तो ये है कि जब हम सामने वाले की नीड को पहचान पाते हैं या कभी नहीं भी पहचान पाते तो उसके मूल्य में क्या समझो, हमारे अंदर समझ की कमी है। नीड नहीं पहचान पाते हैं तब नहीं पहचान पाते, उसका इतना पैकेजिंग के रूप में रहता है। कारण छोड़िए ना, कुछ नहीं करिए। आपको जो नीड अनुमान बन रहा है ना, एक कारण वारण में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये आप फिर एनालिटिकल माइंड को लगाने लगे। हम एनालिटिकल माइंड को लगाने के बदले वो जो फीलिंग वाला माइंड है ना, उसको लगाना चाह रहे हैं। एकदम सिंपल है इसमें। आपको जो नीड समझ में आ रहा है ना, आप खट से अगले से पूछ लीजिए आपकी नीड ये है क्या। अगला या तो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा, ठीक है। अगर ना बोलेगा तो फिर से बताएगा कि ये नीड है। 2 राउंड 3 राउंड में अभी पता चल जाएगा कि नीड क्या है। आप रियल लाइफ ट्राई करिए ना। देखिए आप बार बार गलती क्या कर रहे हैं मैं बता रहा हूँ। आप एक थ्योरी से हमसे सॉल्यूशन चाह रहे हैं, आप रियल लाइफ इंसिडेंट्स अभी कहिए, 1 मिनट से कम समय लगेगा उसके हल होने में। 1 मिनट से कम समय लगेगा। हाँ नहीं, आप तो बढ़ाइएगा, पहले उनका पूरा हो जाए। पर मैं फिर से कह दूं, आप एकदम रियल लाइफ इंसिडेंट्स कहिए, 1 मिनट से कम समय में सॉल्व होगा। हाँ आता हूँ ना आप पे। तो बस इतना ही बात। अगर यही नीड है तो सिंपल समझ में आ गया कि नीड उनका है शेयरिंग का। उनका नीड है शेयरिंग का, ये हमको पकड़ में आ गया। उसको सुन लिया जाए, उसको सुन लिया जाए। नीड पकड़ना कठिन नहीं है, ध्यान थोड़ा सा नीड पे देने की ज़रूरत है। एनालिटिकल माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन करने वाले मानस को लगाने की ज़रूरत है, और अपने फीलिंग वाले मानस को लगाने की ज़रूरत है। ये ऑब्जर्वेशन और फीलिंग दोनों एनालिसिस से बड़ी चीज़ है। भाव भी विचार से बड़ी चीज़ है, और ये जो ऑब्जर्वेशन पूर्वक हमको सच्चाई दिखाई देती है वो भी विचार से बड़ी चीज़ है। हमको समझना ज़रूरी है कि जो समाधान निकलता है वो समझ और भाव की जगह से निकलता है, विचार की जगह से। तो अगर उन दोनों के बिना इसको प्रयोग कर रहे हैं, हम अपने को सही दूसरे को गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं। या हम एनालिटिकल माइंड से सुनते भी हैं किसी को ना, थोड़ी समय में हम सुन के पहले तो बोर हो जाते हैं, हमको लगता है ये क्या राम कहानी और बकवास लेके रोज़ बैठ जाते हैं, और खटाखट उसका सॉल्यूशन देना शुरू करते हैं। ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। हमको ये भी नहीं दिखाई देता है कि अगले को उसको सुनने में कोई रुचि नहीं। ठीक है, ये जगह मैं बार बार जो शिफ्ट कराना चाह रहा हूँ ना, उस एनालिटिकल माइंड को
ऑब्जर्वेशन और फीलिंग की जगह पर शिफ्ट कराने का प्रयास है। ऑब्जर्वेशन का, निरीक्षण का फल ये होगा कि समझ बढ़ेगी, ठीक है। फीलिंग पर ध्यान देने का फल ये होगा कि भाव धीरे धीरे अपने में विकसित होगा और उसमें जो इम्प्यूरिटी है वो हट करके वो प्योर होगा। तो अगर वो विरोध मिश्रित स्नेह है, मोह मिश्रित स्नेह है, तो वो विरोध और मोह छटना शुरू हो जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा, ये स्नेह जो 2-4-5 लोगों के लिए दिख रहा है अभी हमको थोड़ा बहुत मिक्स्ड ही, वो एक्सपेंड होना शुरू होगा। हम तो ये 2 पर फंडामेंटली काम करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरा इतने दिनों का निष्कर्ष ये है कि विचार की जगह से खड़े होके किसी को समाधान नहीं मिला आज तक। ना हमने अपने को पाते देखा, ना हमने सामने वाले लोगों को पाते देखा। ये भाव की जगह और समझ की जगह है जहाँ से हम समाधान के लिए कुछ सोर्स हो पाते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते हैं। ये दोनों के साथ विचार का प्रयोग है, ना कि ये दोनों के बिना विचार का प्रयोग है। गलती हमसे ये होती है कि ये दोनों को विकसित किए बिना हम विचार का प्रयोग करने जाते हैं समाधान ढूंढने के लिए। नहीं मिलेगा। समझदारी से समाधान सूत्र है जी, उसके बीच में भाव है। समझदारी से भाव और समझ और भाव के साथ विचार में समाधान। वो दोनों को भूल जाएंगे और सिर्फ विचार की जगह पर सोचेंगे कि समाधान निकाल लें, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बिल्कुल सही है सर। उसने कहा तो मैंने कहा कि तुमको ऐसा कैसे लगा कि तो बोले तुम हमारी फीलिंग को समझते ही नहीं। तो वो कहीं ना कहीं अगला ये कभी नहीं कहता है कि तुम हमारे विचार को तो समझते ही नहीं। विचार तो कभी बोलते ही नहीं। भाव के स्तर पर जो हमारी स्थिति है ना, वो विचार से कई गुना पावरफुल है। इसको जितना जल्दी पकड़ लेंगे ना, उतना सॉल्यूशन की तरफ मूव कर जाएंगे। आप कुछ कह रहे थे क्या भैया? आई एम सॉरी, माइक इधर दे दीजिए। हाँ, तब तक आपसे सुन लेते हैं। भैया यूनिश के भैया हम दोनों अभी रास्ते में पैदल आ रहे थे। एक आदमी आया, तो आदमी आया बोला कि मैं मैयत में आया था यहाँ पर और बस से किराए के पैसे नहीं हैं और पैसे दे दो। तो क्योंकि वो चीज़ परिचित नहीं था तो कैलकुलेशन वाला दिमाग चला, विचार आया। पहली आपकी बात है कि दूसरे को हमें समझना है, उस कारण उसकी बात सुन ली। पर सुनने के बाद में उसके जो बात बोली उस पर हमने ध्यान दिया, तो ऐसा लगा कि वो आया है, वो जाने के लिए पैसे मांग रहा। तो उसको फिर भैया ने धीरे से बोला कि जितना तुम प्रयास पैसे मांगने के लिए कर रहे हो, ये बात तुम बस वाले के सामने रख देना, तुमको ले जाएगा। पर अब इस घटना में ये हुआ कि उसको अपने जैसा देखने की कोशिश तो करी, पर चूंकि उसके साथ में अपना कोई परिचय नहीं है, अपना जान पहचान नहीं है, इसके लिए कोई जान पहचान वाला आता तो अपन हो सकता है पैसे भी दे देते। पर यहाँ पे ऐसा हुआ कि उसको पैसे नहीं दे पाया और कोशिश करी समझने की। समझ में आया कि अगर इसको जाना ही होता तो बस सिस्टम क्या था, अपने पास क्या आता। और जाना उद्देश्य है तो पैसे लेना उद्देश्य नहीं है, बस वालों को बोलेगा चले आए। उसको बिना किसी विरोध के भैया ने बोला कि जो बात हम जैसे रख रहे हो वैसे बस वाले के पास जाना रखना, आपको ले जाए। और अभी मुझे समझ में आया कि अगर इसकी जगह पहचान वाला होता है व्यक्ति कोई, और वो बोलता तो एक बार में तो उसको पैसे दे देते। चाहा तो देखना, पर उसके बाद भी अपन उसको अपने जैसा है, अपना सुख चाहता, वो थोड़ा सा अंतर आया उसमें। वही, उसमें देखिए कितना अंतर रहेगा ही और कितना कॉमन होगा, उसको थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपके इसमें। हमारा ये देखना कि अगला मानव मूलतः शुभ चाहता है, अपना भी मेरा भी, ठीक समझना चाहता है, ठीक जीना चाहता है, ये बात तो हम हर आदमी के लिए देख पाएंगे। इस आधार पर स्नेह का भाव हर व्यक्ति के लिए बना रहेगा। कार्यक्रम की जगह पर विविधता रहेगी ही, क्योंकि कार्यक्रम बनते समय अगले की योग्यता, अपनी योग्यता के आकलन की ज़रूरत है। आपके पास एक आदमी मांगने आए, आप पैसा तो दे सकते हैं। 10 मांगने आ जाए, क्या करेंगे? नहीं दे सकते। लेकिन वो नहीं देते हुए भी, मना करते हुए भी भाव तो हमारा ठीक बना रह सकता है। उसी तरह से जो जान पहचान आप कह रहे हैं ना, उसको मैं कैसे आर्टिकुलेट करता हूँ वो बता रहा हूँ। पैसा देते हुए मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि वो उसका सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा। ये योग्यता का आकलन है। और अगर हमको ये पक्का हो जाता है कि सदुपयोग करेगा तो हम उसकी तरफ मूव कर पाते हैं। अगर हमको पक्का हो जाता है कि दुरुपयोग करेगा, ठीक है, तो हम नहीं कर पाते।
इसमें ग्रे एरिया हो ही सकता है कि हमको लगे सदुपयोग करेगा और वो दुरुपयोग कर दे, या वाइस वर्सा, हमको लगे कि वो दुरुपयोग कर रहा है, वास्तव में वो सदुपयोग ही करने वाला हो। वो ग्रे एरिया तो रहेगा, लेकिन जितना जितना हम जीने जाते हैं, हमारा भाव ठीक रहता है तो हम आराम में रहते हैं, हम परेशान नहीं होते। दूसरा, ये जो योग्यता के आकलन में ग्रे एरिया है, इसको जितना हम एक दूसरे के साथ जीते हैं ना, उतना ज़्यादा एक दूसरे का पता चलता है। इसीलिए मैं पूरे को परिवार समूह और टीम की जगह से बात कर रहा हूँ कि एक दूसरे के साथ रहते हुए वहाँ एक दूसरे की योग्यता का बहुत ठीक से पता चल जाता है, तो हम ज्वाइंट कार्यक्रम बना सकते हैं। समाज में इस तरह से कोई अजनबी और परिचित मिले, अपरिचित मिले, इतनी दूर से योग्यता के आकलन में बहुत कठिनाई होती है। जो आकलन वहाँ बनता हो, जैसे आपने ये आकलन किया कि भाई जाना होता तो बस स्टैंड जाता है, यहाँ नहीं जाता है, इसका मतलब उसका ज़रूरत नहीं है, ठीक है, अनावश्यक मांग रहा है, ये आपका निष्कर्ष निकला और आपने नहीं दिया। अगर किसी भी कारण से ये निष्कर्ष निकल जाता कि नहीं यार ये जाना तो चाहता ही है, ठीक है, अगर किसी कारण से वो निष्कर्ष निकलता तो आप दे देते। ये वेरिएशन तो रहेगा, लेकिन इन दोनों वेरिएशन में भाव का ठीक बने रहना मुख्य मुद्दा है, मुख्य मुद्दा है। और ये वेरिएशन का गैप जितना जितना हम साथ जीते हैं उतना उतना ख़त्म होता जाता है। जितना जितना हम एक दूसरे से बहुत दूर हैं उतना उतना नहीं पता चलता है, कम पता चलता है। और जैसे जैसे अपना एक्सपर्टीज़ बढ़ता है ना, वैसे वैसे अगले की योग्यता का आकलन ज़्यादा शार्प और ज़्यादा फास्ट होता जाता है। हम परिवार में जीने पर बात करेंगे तो हम इस पर और लौट के आएंगे और इस पर थोड़े और विस्तार में बात करेंगे कि कैसे इस काम को किया जाए और इसका महत्व क्या है। हमको ये आकलन में दिखाई दिया कि वो दुरुपयोग करेगा, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, यही तो आप कह रहे हैं। ये हम इतना जब भाव वाला भाग हमारा ठीक रहता है ना, परेशानी नहीं होती है हमको, ठीक है, परेशानी नहीं होती है। पहला जगह तो यही होता है। दूसरा, आकलन की जगह पर तो है तो दे दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। लगता है सदुपयोग करेगा तो दीजिए, लगता है दुरुपयोग करेगा तो मत दीजिए। सदुपयोग करने वाला ही हो लेकिन आपके पास पैसे नहीं हो, आप कहाँ से देंगे जी? इससे पहले एक और घटना हुई थी। हम लोग पूरी फैमिली वैष्णो देवी जा रहे थे, तो जाते समय तो श्रद्धा भाव रहते ही, तो एक यंग कपल था और छोटा सा बच्चा लेकर के कि हम वहाँ से दर्शन करके आ रहे हैं और हम जब नहा रहे थे तो वहाँ से हमारा बैग कोई चोरी कर ले गया, तो हमें आपको सहायता कर दीजिए। उस समय हमने 100 रुपये दे दी, तो उसको हम आगे बढ़ गए, थोड़ा सा नीचे की तरफ लगे। जब लौट करके आए तो वही कपल दूसरे दिन भी वहीं मिल गया, सेम प्लेस सेम सेंटेंस, तो समझ में आ गया ये एक और उसका बेस है जिसकी वजह से मैंने उससे कहा। एग्जैक्टली सुनूंगा मैं। इससे एक बात और बताऊंगा कि ये जो हम किसी की योग्यता का आकलन करते हैं ना, उसमें पास्ट एक्सपीरियंस भी बहुत मैटर करता है, बहुत मैटर करता है। पास्ट एक्सपीरियंस जो है ना हमारा, पास्ट एक्सपीरियंस, पुराने जो हमारे तथाकथित अनुभव हैं, वो बहुत मैटर करते हैं किसी के वो को जज करने के लिए, योग्यता को जज करने की जगह पर। कंटिन्यू। एक और इसी तरह का एग्जाम्पल था, जैसे आप पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो मैं जब रिसर्च कर रहा था तो उस दौरान एक जगह से निकलना होता था, तो वहाँ पर भी 2-3 लेडीज वहाँ रुकी हुई थी, तो कहती थी कि हम फलां जगह के हैं, बीकानेर के हैं, और हमारे जो हस्बैंड हैं वो चले गए हैं और हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा देने में हम घर पहुँच जाएंगे। इस बात को मुझे देखते हुए 1 साल हो गया, वहाँ पर डेली खड़ी रहती थी। तो ये सारे चीज़ के कहने के कारण बने। ठीक कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं वो सब ठीक ही है। देखिए हम लोग भी ऐसे सिचुएशन से गुजरते ही रहते, ऐसा थोड़ी है कि नहीं गुजरते रहते, पर इसका तरीका यही है। समझ के आधार पर अपना भाव ठीक रहता है तो हम स्थिर रहते हैं, हमारे माइंड में रिएक्शन नहीं चलना शुरू होता है। देखो कैसे नालायक लोग हैं, इस तरह से झूठ बोलते रहते हैं, सालों साल झूठ बोल के ज़िंदगी ख़राब किए जा रहे हैं। ये पूरा एक अप्रोच होता है। फिर इसके आगे अगर हमको बहुत क्लियर ही हो जाता है, जैसे वो 1 महीने से मांग रहे हैं, 2 दिन से मांग रहे हैं, धीरे धीरे हम अपने कॉम्पिटेंस को इस तरह से इम्प्रूव करते हैं कि अगले से बात कर सकें, ठीक है, और उसमें बदलाव ला सकें अपना भाव ठीक रखते हुए। हमारे पास एक दिन फ़ोन आया किसी का, एक सिंपल उदाहरण बताता हूँ आपको।
सॉल्यूशन के टर्म में जब सोचते हैं ना, कॉम्पिटेंस इम्प्रूवमेंट के टर्म में जब सोचते हैं ना, तो धीरे धीरे डिस्कशन और डायलॉग हो सकता है। एक फ़ोन आया कि आपका बॉम्बे से एक पार्सल आया हुआ है, उस जिसमें जो है वो कहीं इंडोनेशिया कनाडा जा रहा होगा, ड्रग्स उसमें पड़ा हुआ था। ठीक है, आप श्याम कुमार हैं क्या ABC? पहले स्टेटमेंट में हमको समझ में आ गया कि यार ये फालतू की बातें हैं, ना मेरी कंपनी है, ना मेरा मुंबई है, ना उसमें ड्रग्स होने की पॉसिबिलिटी। हमने कहा जी बताइए क्या कहना चाहते हैं। तो ऐसा ऐसा ये कठिनाई हो गया। तो बताया उसने कि ये फ़ाइन लगेगा, ये पैसा लगेगा, यहाँ ट्रांसफ़र करिए। जब सब हो गया तो मैंने कहा यार मुझे एक बात पूछनी थी। उसने कहा बताओ। ठीक है, मैंने कहा यार इस तरह से जब तुम लोगों को धोखा देने के लिए इतना सारा बात कहते हो, अंतरात्मा कहीं कचोटती है कि नहीं कचोटती? मैंने स्ट्रेट पूछा उससे। ठीक है, मैं फुर्सत में था उस दिन, बिजी होता तो मैं भी काट देता, ये बात भी सही है आपकी। ठीक है, बिजी होता तो मैं भी काट देता कि भाई काम कर रहा हूँ, उसके बीच में कहाँ समय लगाऊंगा। लेकिन मैं उस दिन थोड़े फुर्सत में था तो मैंने सोचा थोड़ा ट्राई करके देखते हैं जी। ठीक है, वो ये मेरा स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है, हमको पता ही था आगे का स्टेप, इसलिए हमको कोई तकलीफ भी नहीं हुई। हमारा स्टेटमेंट ख़त्म नहीं हुआ कि उसने 4 गाली दी। ठीक है, ठीक है, और वो गाली देने के बाद ये कहा कि जब तक तुम लोग इतना सारा इकट्ठा करके रखे रहोगे और हम लोगों के लिए कुछ नहीं छोड़ोगे, तब तक हम क्या करें? वो तो बाद की बात है, पर उससे ये पता चलता है कि बेसिकली उसका इरादा हमको लूटने का नहीं है, उसका इरादा अपनी नीड को पूरा करने का है। उसको पूरा होने का एक जेन्युइन उपाय उसको नहीं दिखता है, तो ये एक तरीका वो अपना रखा है जो खुद उसको ही पता चल रहा है कि ठीक नहीं है। अगर उसको लगता कि ठीक है तो उसको 4 गाली देने की ज़रूरत नहीं थी, रिएक्टिव होके ये बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि जब तक तुम लोग ये इकट्ठा करते रहोगे तब तक क्या करें। वो बता रहा है मैं भी मजबूर हूँ, अपनी जगह से वो अपना जस्टिफिकेशन दे रहा है। ठीक है, ये कुछ हद तक सच्चाई भी है। अगर ये सच्चाई लगती है तो हमको समाज को ठीक करने की तरफ काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, उस तरफ जाने की ज़रूरत है। मैं इन्होंने कहा ना, उसमें एक चीज़ और भी है, इन्होंने सब कुछ कह दिया, वो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस है, कुछ भी है। लेकिन कई दफ़ा ना जब लोग ऐसे इमोशनल वे में मानते हैं ना, तो ऐसा भी लगता है यार हो सकता है कि भी इनकी जो ज़रूरत है जेन्युइन हो। लेकिन उससे एक चीज़ और दिमाग में आती है कि क्या यार ये ना एक मुसीबत सारे तालाब को गंदा करती है, कुछ गंदे लोगों की वजह से हम जेन्युइन लोगों की भी हेल्प नहीं करते। ऐसे ही होता है। हम बचपन में बाबा भारती की एक कहानी पढ़े थे, आप लोगों के उसमें ही पढ़ाई जाती होगी ना, हार की जीत। वो लास्ट में यही बात कहता है, वो लास्ट में यही कहता है कि इस घटना को किसी के साथ शेयर नहीं करना, नहीं तो ज़रूरतमंद को मदद करने से लोग घबराएंगे। वो चीज़ ये सब जब दिखाई देता है तो अल्टीमेटली समाज ठीक हो उसके लिए हम काम करने को सोच पाते हैं। हम भी जो जाने अनजाने कहीं झूठ बोल जाते हैं अनेक कारणों से, उसको ठीक करने के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो है ना, मैं 1 मिनट मैं पिछले बात पर बता दूं, कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अगर हम कूल हो ना तो कम्युनिकेशन बढ़ाया जा सकता है, अगले का ध्यान दिलाया जा सकता है। ठीक है, अगला जब उतना कुछ कहा ना कि ये नीड पूरी नहीं होती, वो नहीं होती, हमने सिंपल एक ही लाइन पूछा। ठीक है, तब तक तो बात हो रही थी तो पूछ रहा था, हमको पता था कि बीच में एक बार फ़ोन अभी कटना है क्योंकि ये तो चलेगा नहीं आगे क्योंकि उसको पता चल गया है कि हमसे कुछ मिलना तो है नहीं उसको फाइनेंशियली। हमने एकदम सिंपल बात पूछी कि यार ठीक बात है, पैसे तुमको ज़रूरत पड़ती है, पर तुमको पता भी है कि मेरे पास कुछ है कि नहीं। ठीक, और क्या अपनी ज़रूरत को पूरा करने का कोई अल्टरनेटिव तरीका नहीं ढूंढ सकते हो तुम? ठीक, हमारा ये स्टेटमेंट था, उसके 2 गाली देके उसने फ़ोन काट दिया। हमको पता ही था कि वो वहीं पहुँचेगा। अगर मेरे पास और लाइफ में समय होता है, ठीक, तो मैं उसको और एक्सटेंड करने की तरफ सोच सकता हूँ। ठीक, बट मेरी ज़िंदगी में और भी बहुत प्रायोरिटी के काम हैं,
इसका ये मतलब नहीं है कि उसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, कुछ तो कर ही सकता हूँ। ठीक, ये जो अगले का ध्यानाकर्षण का काम है ना, धीरे धीरे हम उस जगह पर पहुँचने का काम शुरू करते हैं जहाँ अगले का सटीकता से ध्यानाकर्षण कर पाते हैं, बिना उसको बेकार कहे, बिना उसको जज किए, बिना उसको नालायक बताए, बिना उसकी शिकायत किए हुए। और वो ध्यानाकर्षण वो जगह है जहाँ से अगले में ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। अगले का सहयोग करने का मतलब यही है, लेकिन वो सहयोग के पहले हमारे अंदर उसके प्रति स्नेह का भाव होना ज़रूरी है कि वो झूठ बोलता हुआ व्यक्ति भी, वो धोखा देता हुआ व्यक्ति भी मूल में तो सही को समझना ही चाहता है, सही को जीना ही चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है। ये बात हमको इसलिए दिखाई देती रहती है क्योंकि मैंने अपना ऑब्जर्व करके ये निष्कर्ष निकाला है, न कि उसके व्यवहार को ऑब्जर्व करके निष्कर्ष निकाला है। अगर उसके व्यवहार से निष्कर्ष निकाला होता तो उसके व्यवहार बदलने से मेरा निष्कर्ष बदल जाता, लेकिन मैंने अपना ऑब्जर्वेशन करके ये निष्कर्ष निकाला है, अपना निरीक्षण करके ये निष्कर्ष निकाला है, उसके व्यवहार से कैसे बदलेगा? वही, इसलिए तो ये ज़रूरी है, सहयोग करने के पहले अपना कॉम्पिटेंस का इम्प्रूव होना ज़रूरी है। और हम नीड इसलिए पकड़ पाए क्योंकि उस व्यक्ति में भी हम ये देख पा रहे हैं कि मूल में तो वो शुभ चाहता है, और ये देखना उसके व्यवहार के कारण नहीं हो रहा है। ये देखना मानव के रूप में जितना जितना मैंने अपना अध्ययन किया है और ये निष्कर्ष निकला है कि मानव ऐसा होता है, इस आधार पर वो निकला है। इसलिए उसके व्यवहार से मेरा निष्कर्ष नहीं हिलता है। वो 20 गाली और भी दे देगा तो भी मेरा निष्कर्ष नहीं हिलेगा, वो 4 थप्पड़ मार भी देगा तो भी मेरा ये निष्कर्ष तो नहीं हिलेगा। स्ट्रेटजी हम क्या अपनाएंगे थप्पड़ से बचने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। स्ट्रेटजी तो मैंने यहाँ भी अपनाई अपने पैसे बचाने के लिए कि हमको उसको 20,000 ट्रांसफ़र तो नहीं कर दिए। ये पकड़ना ज़रूरी है। स्ट्रेटजी जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे, अपना शुभ और अगले का शुभ दोनों को ध्यान में रख के स्ट्रेटजी बनाई जाती है। अगले की बात को मान लेना स्ट्रेटजी नहीं है, पर अप्रोच समझ में आ रहा है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने इसको ट्राई किया है। आप उस नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन की बुक को पढ़ेंगे ना, आपको दिखाई देगा घर में चोरी करने वालों के साथ, रेप करने वालों के साथ, टेररिस्ट लोगों के साथ, 20 तरह की शिकायतों से भरे हुए लोगों के साथ भी लोगों ने अलग अलग समयों पर इसको ट्राई किया है। आप पूछेंगे हर समय सॉल्यूशन निकल ही जाता है क्या? मेरा एक ही कहना होगा, दूसरी विधि से तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। और इस विधि से 10 में से 5 केस पूरे हल हो जाते हैं, बाकी 5 में भी ये होता है कि एक स्टेप कम से कम आगे मूव हो जाता है। कंप्लीट सॉल्यूशन हम एक दिन में एक्सपेक्ट भी कैसे कर सकते हैं अगर हजारों साल की समाज की प्रॉब्लम है तो? हम सोचते हैं हमारा एक दिन, एक लाइन, एक प्रयास हजारों साल की समस्याओं को हल कर दे। हाउ कुड दैट बी पॉसिबल? संभव कैसे हो? जी, कई जगहों से अलग अलग प्रश्न हैं। हाँ, जैसा भी व्यवहार दूसरे से किया है उसको रिकॉल करें तो दिखाई देगी कि कहाँ पर हम स्लिप हुए, और उसको फिर थोड़ा चिंतन करके और उसको आगे कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते थे, इसका उपाय ढूंढने का नाम विचार में समाधान को ढूंढना है। तो एग्जैक्टली, तो विचार में समाधान ढूंढने का मतलब यही है कि हमको अपने जीने की परिस्थितियां पता ही हैं कि ये परिस्थितियां आती है। जैसे मुझे पता ही है कि इस तरह से लोग पैसा मांगने आएंगे, हमको पता ही है कि इस तरह से लोग कॉल करके फ्रॉड करते हैं, हमको पता ही है कि इस तरह की कठिनाइयाँ मेरी ज़िंदगी में आती रहती हैं। हमको आज जितनी कठिनाइयों का पता है उसको शांत मन से बैठ करके हम ये सोच सकें कि अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए हम उस सिचुएशन में रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे। अभी जब आराम में हम बैठे हुए हैं, अभी घर में या बाकी समय में, उन परिस्थितियों को रिकॉल करके उसका उत्तर अगर हम ढूंढ लेते हैं तो अगली बार जब वो परिस्थिति आती है तो हम ब्लैंक नहीं होते बल्कि एक सॉल्यूशन के साथ होते हैं। ठीक है, फिर वो सॉल्यूशन काम कर गया, वेल एंड गुड। नहीं काम करता है तो अगली बार फिर से मेरे लिए एक प्रश्न बनता है कि भाव को ठीक बनाए रखते हुए नया सॉल्यूशन क्या हो सकता है, अल्टरनेटिव रूट क्या हो सकता है। 2 बार 3 बार ढूंढने का काम करते हैं जी, प्रॉब्लम ख़त्म हो जाती है। 10-20 से ज़्यादा प्रॉब्लम हम में से किसी की ज़िंदगी में नहीं है।
एक वीक में भी एक प्रॉब्लम को हल करेंगे तो 10 से 20 सप्ताह में हम प्रॉब्लम से फ्री हो सकते हैं जी। और कोई बैठा हुआ आदमी हमको बता दे कि 10-20 कैटेगरी से ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है तो हम मान लें। 10 से 20 तो ज़्यादा होगी। और वो भी छोटी छोटी हैं, कोई ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रॉब्लम्स भी नहीं। वीक में एक हल करना सीख लें तो 10 वीक में हम प्रॉब्लम से बाहर हो जाएंगे। विचार का कार्य क्षेत्र फिर क्या है? यदि भाव को संप्रेषित करने के लिए विचार का उपयोग नहीं करेंगे तो फिर किसका करेंगे? मैं शायद कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से आपको। मैं विचार को यूज़ करने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। विचार साधन है भाव के लिए। जी, विचार साधन है भाव के लिए, विचार साध्य नहीं है भाव का। जी, तो मैं यहाँ ये पूछना चाहता हूँ कि ये विचार को कार्य क्षेत्र कितना है जो कि भाव को ये संवाहक बन सके? उसी का उत्तर देने का प्रयास कर रहा हूँ मैं कि जो भी हमारी विचार का ही प्रयोग बता रहा हूँ कि जो भी हमारे जीने की कठिन परिस्थितियाँ आती हैं या आती रही हैं, ठीक है, आती ही रहती हैं हम सबको जी। गिनी चुनी कैटेगरी है, 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा। जैसे एक कैटेगरी ये है कि रास्ते में चलता हुआ आदमी पैसे मांग लेता है, ठीक है, वो कैटेगरी वही है कि फ़ोन पे भी आदमी वही करता है, ये एक कैटेगरी है। ऐसे ही एक कैटेगरी होगी बच्चा बहुत सारा अनावश्यक जिद करता है। अब ये बच्चा जिद करता हो कि पत्नी जिद करती हो कि ऑफिस में कोई दूसरा करता हो, कैटेगरी तो एक ही हो गई ना जी। ऐसी गिन करके 10-20 कैटेगरी होगी हमारे पास प्रॉब्लम्स की, ठीक है। विचार का प्रयोग ये है कि उन परिस्थिति में भी उस व्यक्ति के साथ भाव को ठीक बनाए रखते हुए हम क्या रिस्पॉन्स करेंगे, कैसे रिस्पॉन्स करेंगे, इस उपाय को ढूंढने का नाम विचार में समाधान है और यही विचार का प्रयोग है। तो मैं उसी प्रयोग को करने के लिए कह रहा हूँ कि हमको पता है अपने लाइफ की वो 10, 5, 15 सिचुएशंस, उनमें हम कैसे रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, उस उपाय को ढूंढने के लिए अपने को इन्वेस्ट करने का नाम विचार में समाधान के लिए प्रयास है। ये पकड़ में आया किसको कह रहे हैं? इसका यही उदाहरण है कि राह चलता हुआ आदमी पैसा मांगेगा तो कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। यही उदाहरण है कि अगला फ़ोन पर हमसे पैसे मांग रहा है झूठ बोल करके, तो हम कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। हो तो ये भी सकता था कि हम ही गाली शुरू कर लें, ठीक है। हो तो ये भी सकता था ना कि हम ही गाली से शुरू कर लें। हो तो ये भी सकता था कि हम ही इरिटेट हो जाएं, ठीक है। ये उत्तर है। ऐसे ही जब बच्चा हमारा खेल रहा है और हमको लगता है कि उसको पढ़ने की तरफ भेजने की ज़रूरत है, ठीक है, मैं एकदम रियल उदाहरण देता हूँ। हमारा एक तरीका हो सकता है कि हम कहें नालायक 2 घंटा हो गया है, उठो यहाँ से, ठीक है। ये तरीका है ना जी, ये तरीका है। या हम ये कहते हैं कि दिन भर जब देखो तब तुमको मोबाइल ही दिखाई देता है, कभी पढ़ तो लिया करो। ये हमारा एक तरीका है, तरीका ही। और क्या होगा जी, भाव को एक्सप्रेस करने के तरीके का नाम ही विचार है जी। तो वेट अ मिनट, तो मैं समाधान का मतलब ये कह रहा हूँ कि इस परिस्थिति में भी हमको, हमारी नीड क्या है, बच्चा पढ़ने में लग जाए, यही तो नीड है। तो अपने लिए ये प्रश्न बनाया जाए कि अपने में स्नेह के भाव को बनाए रखते हुए, भाषा को ठीक रखते हुए पढ़ाई की तरफ बच्चे का ध्यान चला जाए, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे। इसको ढूंढने का नाम विचार में समाधान है। और अगर मान लीजिए अभी आराम से बैठे हुए हमने कोई उपाय ढूंढ लिया, तो अगली बार जब बच्चा हमको मोबाइल खेलता हुआ दिखता है तो उस नए उपाय के साथ हम उसको अप्रोच करते हैं। काम कर गया तो वेल एंड गुड, मेरे पास समाधान है। अब अगली बार से खेलते हुए बच्चे पर हमको चिल्लाने की ज़रूरत नहीं। गिजू भाई ने अपने संस्मरण में लिखा है, ट्रेन से वो यात्रा कर रहे थे, उनकी एक काफ़ी पॉपुलर किताब है, क्या नाम है जी उसका? दिवा स्वप्न। वो एक जगह उसमें या किसी और बुक में, शायद उसी में, ये बात लिखते हैं कि एक बच्चा और माँ दोनों गुजर रहे थे। बच्चा 10 तरह का
काम करता ही रहता है। उसको बैठ के कहिएगा बुद्ध जैसा ध्यान करो, ये तो होता नहीं है बच्चे से। वो बेचारा 10 तरफ हाथ पैर मार रहा है। माँ हर बार परेशान हो रही है, खिड़की से हाथ नहीं निकालो, इधर इसको नहीं खींचो, उधर उसको नहीं करो। 15 मिनट तक गिजू भाई ने देखा। उसके बाद एक सिंपल काम किया उन्होंने। एक कागज़ का टुकड़ा रखा हुआ था, उसको मोड़ करके एक खिलौना बना दिया। वो जैसे ही बनाना शुरू किए, बच्चा वहीं से उनको देखना शुरू कर दिया कि क्या कर रहा है। ठीक, बन करके पूरा हुआ। बच्चे के मन में कामना पैदा हो गई होगी कि यार हमको मिले खेलने के लिए। उन्होंने हाथ में पकड़ा दिया, वो खेलना शुरू कर दिया। ठीक, समाधान का मतलब ये है कि वही बच्चा जो परेशानी का सबब बना हुआ था पिछले 15 मिनट से, अपने भाव को ठीक रखते हुए एक क्रिएटिव जगह पर उसको लगा दिए। अभी समय होगा तो धीरे से उस बच्चे को 10 तरह के खिलौने बनाने सिखाए जा सकते हैं कागज़ के। अब वो एक क्रिएटिव तरफ चला गया बच्चा, जो अभी आपके उद्यम का स्रोत बना हुआ था। समाधान इसका सोचने का नाम है। और इसको आप जितना भाव ठीक रहेगा उतना ज़्यादा सोच पाएंगे। जितना अपने अंदर ही भाव बिगड़ जाएगा, इरिटेशन, गुस्सा, चीड़ होने लगेगा, उतना कम सोच पाएंगे। और भाव ठीक रखने का काम तब हो पाएगा जब उस बदमाशी करते हुए बच्चे के लिए भी ये देख सकें कि वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है। कनेक्शन यहाँ तक है। बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। ऐसे ही होता है जी, ऐसे ही होता है। 5 मिनट में यही आ रहा है अपना वेट ए मिनट, देता हूँ ना। सब माइक ले लीजिए, आराम आराम से बोलिए, हम सबको सुनेंगे। पर विचार में समाधान किसको कह रहे हैं ये पकड़ में आया? मैं फिर से बताता हूँ। अपने जिंदगी में जो भी कठिन परिस्थितियां हमारी आती रहती हैं, ठीक, उन परिस्थितियों में हम अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए रिस्पॉन्ड कैसे करेंगे, रास्ता कैसे निकालेंगे, इस उपाय को ढूंढने का नाम विचार में समाधान का अभ्यास करना या प्रयास करना है। और ये शांत स्थिति में जब हम बैठे हुए हैं ना, तब करना ज़्यादा सरल है। क्योंकि हम ही आवेशित हो गए, हम ही रिएक्टिव हो गए, हम ही गुस्से में आ गए। समाधान क्या खाक सोचेंगे, उपाय क्या खाक सोचेंगे। तो समाधान का मतलब ये है कि कठिन से कठिन परिस्थिति में भी कैसे हम रिस्पॉन्ड करेंगे, उसका उपाय ढूंढना। वो उपाय ढूंढने के लिए 3 चीज़ चाहिए। मूलभूत वास्तविकता पर ध्यान, ताकि हमारा भाव ठीक रह सके। दूसरा, उस गलती करते हुए व्यक्ति में भी ये देख पाना कि उसकी नीड क्या है। तीसरा, उस नीड को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी दे पाना। कि वो बच्चा जो इधर उधर उधम मचा रहा है ना, बेसिकली वो अपना मन कहीं लगाना चाह रहा है, लग नहीं रहा है कहीं। ठीक है, उसका नीड दिखाई देता है कि उसकी मनोरंजन की नीड है, या अपने मन को किसी काम में इन्वेस्ट करने की नीड है। ठीक, अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी उसने दे दिया, खिलौना बनाने के प्रोसेस में उसको इंगेज कर दिया और खेलने में इंगेज कर दिया। ठीक, अब उसके साथ ईजिली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। और एक बार बच्चे का कम्युनिकेशन आपके साथ इस्टेब्लिश हो गया ना, 4 बात आपकी बिना कहे वो कर देगा। और जब तक उसका आपके साथ जुड़ाव नहीं महसूस हो रहा है, 1-1 इंच के लिए आपको झगड़ा करते रहना पड़ेगा। हमको लगता है ये झगड़ा करके 1-1 इंच पाएंगे और उससे पूरा काम करवाएंगे, ये डिज़ाइन नहीं है। अगला जुड़ जाता है, एक बार सुनने का थोड़ा अभ्यास किया जाए, उत्तर तो आप खुद ही ढूंढ लेंगे। अगर इस बेसिक प्रिंसिपल को पकड़ लेंगे तो, ये बेसिक प्रिंसिपल नहीं पकड़ में आएगा तो उत्तर नहीं मिलेगा। समाधान ढूंढने का मतलब ये है कि जो भी परिस्थिति हमारी बन रही है, उसमें हम सही सच्चाई पर ध्यान दे करके अपने भाव को ठीक रख सकें। वो सारी गलती, नासमझी और उठपटांग जो हमको दिखाई देता है, वो सब को फिल्टर आउट करके सिर्फ उसकी नीड पहचान सकें। और तीसरा, उस नीड को पूरा करने का अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी क्या हो सकता है और रास्ता क्या हो सकता है, उसको बताने के काम को या उसमें इंगेज करने के काम को बच्चे में कर सकें, अगले में कर सकें, एक सपोर्टिंग हैंड प्रोवाइड करते हुए। कि ऐसा नहीं है कि हमने उसको कह दिया तुम खिलौना बनाओ और खेलो।
हम खिलौना बनाने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं, बच्चा स्वाभाविक रूप से हमारी तरफ मुड़ जाता है। हमको कहना भी नहीं पड़ता है कि मुड़ो इधर मेरी तरफ। ये स्ट्रेटजी का मतलब है। तो विचार में समाधान के तरीकों को हम सबको जब आराम में बैठे हुए हैं, फुर्सत के क्षणों में हैं, तो पता होगा ना जी। ऑफिस में जाते होंगे, प्रिंसिपल कुछ हार्श बोल देता होगा, आप प्रिंसिपल हैं, सबऑर्डिनेट को कुछ काम कहते होंगे, वो अगले दिन बहाना मार के आ जाता होगा। यही तो परिस्थितियां पैदा होती होगी जी। ड्राइवर को समय से आने कह रहे हैं, वो नहीं आ रहा है, ठीक है। घर में किसी को काम करने वाली रखे हुए हैं, वो चोरी कर लेता है। कठिनाइयाँ क्या हैं हमारी? ये 10-5 होगी, बेटे को कुछ बात कहते होंगे, वो पलट के जवाब दे देता होगा। बहू को कुछ कहते होंगे, वो पलट के कुछ और कह देती होगी, ठीक है। सास को कुछ कहते होंगे, वो पलट के कुछ जवाब दे देती होगी। 8-10 परिस्थितियाँ ही आपकी ज़िंदगी की होंगी जो आपके दुख का कारण बन रही। थोड़ा शांति से बैठ करके घंटे 2 घंटे का समय लगा करके एक परिस्थिति को भी अगर हम हल करेंगे, पूरे सप्ताह भर उस पर प्रयोग करके देखेंगे, अगले दिन ठीक नहीं हो रहा है तो अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को सोचने का काम करेंगे, वीक में एक प्रॉब्लम तो हल कर लेंगे ना जी। 10 वीक में 10 प्रॉब्लम हल होगा। जो सालों से पाले हुए हैं, अगर 70 दिन में ख़त्म हो जाए तो ज़्यादा है क्या? विचार में समाधान का मतलब समझ में आया? हम समाधान में ये बात नहीं ढूंढते हैं कि भाव को खराब करके बच्चे को कैसे काम में लगाएं। फिर तो थप्पड़ मारना भी एक स्ट्रेटजी है, डांटना भी एक स्ट्रेटजी है, लालच देना भी एक स्ट्रेटजी है। मैं इस पर बात नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं विचार में समाधान नहीं कह रहा हूँ। विचार में समाधान का मतलब है अपने भाव को ठीक बनाए रखते हुए हम उसकी नीड को पहचान करके अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी प्रोवाइड करने में क्या रोल अदा करते हैं, उसको ढूंढने का नाम विचार में समाधान को ढूंढना है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ इस बात को। विचार में समाधान का मतलब है मूलभूत सच्चाई पर अपने ध्यान को बनाए रख करके अपने भाव को ठीक रखते हुए अगले की सारी हरकतों से उसके नीड को पहचान करके उस नीड को पूरा करने के अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी को ढूंढने में का काम करना और उसमें अपनी भागीदारी अदा कर पाना। हाँ, अब बताइए मतलब। जी 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 कह सकते, बस समझ में आया किसको कह रहे हैं विचार में समाधान? कौन बताएगा हमको रिपीट करके? आई वुड लाइक टू लिसन। माइक प्लीज। कंटिन्यू। विचारों में समाधान ये है कि हमारा मूलभूत वास्तविकता पे ध्यान बना रहे और सामने वाले की जो आवश्यकता है या जो, पहली ही बात को मैं करेक्ट करता हूँ। मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को ठीक रख सके। पहला हो गया, मूलभूत आवश्यकता पर ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को ठीक रख सके। अब दूसरा बताइए। मूलभूत वास्तविकता पे ध्यान बनाए रहे अपना भाव हम ठीक रखें, तब जो हमारे जिसके साथ परस्परता में है, जो सामने वाला है, उसकी जो आवश्यकता है, जो नीड्स हैं, उसका हम पहचान कर सकें। वही, और ये नीड पहचानते हुए जितना बाकी चीज़ों को फिल्टर आउट करके नीड पहचानेंगे ना, उतना रिएक्शन कम होगा। तो हल्ला करते हुए बच्चे में भी अगर आप हल्ला करने को सुनेंगे ना तो रिएक्शन होगा, उसकी नीड को सुनेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगा। तो जब हम नीड भी पहचानते हैं तो उसके पीछे का फीलिंग भी हमको सब दिखता है, तो उसके हिसाब से फिर हम उसके जो स्ट्रेटजी बनाते हैं, जो ऑल्टरनेटिव प्लानिंग वर्कआउट करते हैं, उस नीड को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी, अल्टरनेटिव तरीका को वर्कआउट करके उसमें योगदान देना, ये विचार में समाधान में हमारी भागीदारी है। कौन और रिपीट करेगा? हम सुने। किताब कॉपी डायरी को नहीं पढ़ाना है जी, पढ़ना तो हमको है, जीना तो हमको है, किताब थोड़ी जिएगी। और आप अच्छा बोल दें ये मुद्दा नहीं है, आप ठीक पकड़ सकें ये मुद्दा है। मैं 5 मिनट और लगा दूंगा, 4 बार और रिपीट कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। प्लीज़ कंटिन्यू। विचार में समाधान के लिए हमें अपने भाव को ठीक तरह से रखना होगा और अगले की
मूल सच्चाई को समझते हुए, उसके नीड को भी समझते हुए अल्टरनेटिव वैकल्पिक उपाय में हमारी भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी, तब जाके हम अपने व्यवहार में वही तो जो अपना भाव ठीक रखना है ना, उसके पहले मूलभूत सच्चाई पर ध्यान जाने की ज़रूरत है, क्योंकि वही भाव को ठीक रखने का आधार बनेगा। तो मूलभूत सच्चाई पर ध्यान को बनाए रखते हुए भाव को ठीक रखना स्टेप 1। अगले की सारी हरकतों को जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें सारा कुछ फिल्टर आउट करके उसकी नीड को सुन पाना स्टेप 2। उस नीड को पूरा करने के लिए अल्टरनेटिव तरीके को सोच करके दे पाना और उसमें अपनी भागीदारी कर पाना। ये नहीं कहना कि ऐसा कर लो, उतने से कुछ ज़्यादा नहीं होता है। 1-2 कदम आप भागीदारी करते हैं तो उसका कॉन्फिडेंस बनता है कि हाँ इससे हो सकता है, और फिर वो धीरे से बढ़ लेता है। कौन बताएंगे? हाँ, जिनके पास माइक है वो बताइए, हम सुनेंगे अभी। हाँ जी, हाँ भैया, हाँ श्योर। विचार में समाधान का मतलब ये है कि मूल सच्चाई को ध्यान में रखते हुए सामने वाले का जो व्यवहार हो रहा है उसको फिल्टर करते हुए उसकी नीड, अपने भाव को स्वभाव में बनाए रखेंगे और भाव को ठीक रखते हुए उसकी नीड को पहचानेंगे और उस नीड की पूर्ति करने के लिए क्या कार्यक्रम हो सकता है उसका अल्टरनेटिव सॉल्यूशन उसको सहयोग करके उपलब्ध कराएंगे। बढ़िया। और हाँ, सुन लेते 1-2 और लोगों से, फिर क्लोज करते हैं। परिस्थिति में मूलभूत सच्चाई को ध्यान रखते हुए, अपना स्नेह का भाव बनाए रखते हुए, अगले की नीड को पहचान कर उसमें अपनी भागीदारी रखकर स्ट्रैटेजी को प्लान करना ही विचार में समाधान है। बढ़िया। इधर भी सुन लेते एक आध किन्हीं से। हाँ सुन लेते, आपसे सुन लेते, बताइए। इसका मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मेरे स्कूल में 12th साइंस में एक टीचर आए थे नए वोकेशनल एजुकेशन के। वो पढ़ाई कर रहे थे, उनका सिलेक्शन हो गया था और जब वो पीरियड में लेने के लिए गए तो वहाँ पे जनरली वो बच्चों में, मेरे क्लास के बच्चों में उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो उन्होंने, बच्चे बड़े उधम कर रहे थे। नया टीचर कोई आता है तो बच्चे, उनको साइंस के बच्चे तो बहुत उधम करते हैं, पढ़ाने नहीं देते। तो वो एक बच्चा इधर उधर घूम रहा था तो उसने बोला कि साले हम सीधे नहीं बैठते। अब उसी में वो रिमोट एरिया है और ट्राइंगल एरिया है, तो वहाँ पर इस शब्द को, साले शब्द को बहुत अन्यथा में उसने बच्चे ने ले लिया, तो बहुत ज़्यादा विवाद हो गया। अब फिर मुझे बुलाया गया क्योंकि मैं क्लास टीचर थी। तो जब मैंने पूरा मैटर समझा तो फिर मैंने उस बच्चे से कहा, मैंने कहा क्या ये आपको जानते हैं? बोले नहीं। मैंने कहा क्या तुम इनको जानते हो? बोले नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी बहन का हाथ मांगने घर आए थे क्या? बोले नहीं। मैंने कहा ये तुम्हारी बहन के पति है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब इन्होंने ऐसा बोला तो तुमको बुरा क्यों लगा कि आपके मम्मी पापा ने इनका अपनी बहन का रिश्ता इनसे तय किया है क्या? बोले नहीं। तो मैंने कहा जब आप दोस्त लोग आपस में बातें करते हैं तब इस शब्द का उपयोग करते हो? उस सब बच्चों, उसके दोस्तों से मैंने पूछा, बोले हाँ हम तो गाली में दे रहे थे। तो मैंने कहा फिर यहाँ सर ने जो कहा उसको आपने अपने ऊपर क्यों लिया? तो वो निशब्द हो गया, कुछ नहीं बोला। मैंने कहा सर का जो बोलने का था, मैंने कहा फिर बताया, मैंने कहा सर भी नए आए हैं और आपकी एज और उनकी एज में ज़्यादा अंतर नहीं, वो भी पढ़ाई कर रहे थे। सर के बोलने का भाव ये नहीं था। पहली बात तो सर जब आए हैं तो आपको क्लास में किस तरह से बैठना चाहिए और रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये आपकी गलती है। अगर आप ये गलती नहीं करते तो शायद सर ये रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इस सारे मैटर में मैं अपनी स्थिति जानना चाहूँगी कि जो विचार और भाव में समाधान जो था क्या सही है? आएंगे हम इस एक उदाहरण पर बाद में आएंगे। अभी तो आपको अपने लिए विचार में समाधान का स्ट्रेटजी पकड़ में आ रहा है कि नहीं, कि हम किसको कह रहे हैं, वो हम सुनना चाहेंगे। आएंगे उदाहरण पर। हाँ जी। कठिन परिस्थिति में भी जब हम विचार में समाधान ढूंढते हैं तो सबसे पहले तो जो मूलभूत सच्चाई है उसको अपने ध्यान में बनाए रखना। दूसरा, अपने स्नेह के भाव में स्थिर रहते हुए सामने वाले की नीड को पहचानना और फिर उसके लिए क्या अल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी हो सकती है उसको इम्प्लीमेंट करना या अपनी भागीदारी को निभाना, यही विचार में समाधान। इधर माइक दीजिए। हाँ, फीलिंग्स है और जो ऑब्जर्वेशन है वो ही महत्वपूर्ण है, ना कि विचार। और जब हम फीलिंग्स के साथ में सही समझ और सही भाव के साथ में किसी के सामने
प्रस्तुत होते हैं तो वो निश्चित रूप से हमसे जुड़ पाता है। हमें सबसे पहले उसके अंदर ये देखना है कि वो मूलभूत सच्चाई हम उस पर भीतर देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे, अपना भाव सही रखते हुए। फिर हम जब अपना भाव सही रखते हैं तो हम फिल्टर आउट करके ये देख पाते हैं कि वो जो कह रहा है उसके वो क्या बोलना चाह रहा है, उसकी नीड को, उसकी आवश्यकता को सही तरीके से समझ पाते हैं। और जब इन दोनों बातों से निकलते हैं तब हम उसे ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है, बल्कि उस समाधान के भीतर हम स्वयं शामिल हों और स्वयं शामिल होकर के उस समाधान के लिए हम कार्य करना शुरू करेंगे तो उसे भी वो चीज महसूस होगी और हम दोनों ही समाधान की ओर चलते हैं। जी दीदी, इधर माइक बर्बाद। पहले तो मूलभूत वास्तविकता जो सच्चाई है उस पर अपना ध्यान बनाए रखना है कि दूसरा सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना भी सुख चाहता है, हमारा भी सुख चाहता है, इस पे निरंतर ध्यान बना है। उसके बाद अपना भाव पे स्थिर हो पाए, स्नेह के भाव पे बने रहें और फिर दूसरे का जो बात है उसकी नीड को समझें, फिगर आउट करके कि वो वास्तविकता में क्या हमसे चाह रहे हैं और फिर उसके अनुसार स्ट्रेटेजी को बनाना, उस पर वर्कआउट करना और फिर उस पर अपनी भागीदारी को देख पाना करना। जी, माइक इधर दे दीजिए। क्या करेंगे ना, उतना ज़्यादा मेरे पास अगली बार उपाय होगा। अभी क्या होता है कि अदरवाइज एक बच्चा बदमाशी शुरू करता है, हमको उपाय ही नहीं दिखता है कि क्या करें। शांत परिस्थिति में बैठ के अगर हम 4 उपाय सोच करके रखे हैं, एक उपाय भी सोच करके रखे हैं, तो अगली बार उस एक उपाय को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ना। अगर वो उपाय ही नहीं है हमारे पास तो इम्प्लीमेंट क्या करेंगे। और थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू करेंगे तो 1-2 तो छोड़िए, 10 तरीके आपके पास रहेंगे जिससे आप सिचुएशन को डील कर सकते हैं। और एक बार आपको दिखने लगता है कि 4 सिचुएशन है आपके पास डील करने का, फिर मूलभूत सच्चाई से ध्यान हट भी जाएगा ना, तो भी इरिटेशन नहीं आएगा बच्चे को देख करके, क्योंकि हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का नहीं होना इरिटेट होने का एक बड़ा कारण है। सॉल्यूशन होता है तो इरिटेशन काहे का जी, इरिटेशन काहे का। आप खाना मांगते हैं, हमको पता है कि घर में बना हुआ रखा है, कह देंगे उठा के ले लो या ला के दे देंगे, लेकिन है नहीं खाना और फिर सुबह से आप 4 बार बोलें, ईच टाइम इट इज़ गोइंग टू इरिटेट मी। हर बार हमको एक इरिटेशन पैदा होगा अपने। विचार में समाधान ढूंढ लेने की ये ब्यूटी है कि वो भाव को नीचे से सपोर्ट देने लगता है। इसीलिए मूलभूत सच्चाई से इन बिटवीन अगर हमारा ध्यान कई बार हट भी जाता है तो भी वो ठीक रह जाता है, क्योंकि अभी भी आपसे कोई कुछ कहता है और आप बहुत नेचुरली उसको कर सकते हैं, आपको इरिटेशन नहीं आता है। उपाय नहीं पता होता है, आई एम बाउंड टू बी इरिटेटेड। इरिटेट होना मेरी बाध्यता बन जाती है। सॉरी, हाँ गलत उपाय, हाँ एग्जैक्टली गलत उपाय का मतलब यही है, उपाय का अभाव। उसी को मैं कह रहा हूँ, उपाय का अभाव। गलत उपाय उपाय नहीं है, उपाय का अभाव है। विचार में समाधान देखने जब हम जाते हैं तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी हम सामने वाले में देख पाए मूलभूत सच्चाई को, कि वो भी उस मूलभूत सच्चाई में समझना चाहता है, जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, मेरा सुख चाहता है। इस भाव को मैं स्थिर बनाए रखूं और यदि फिसल भी रही हूँ तो वापस उस पर आऊँ बार बार और अपने स्नेह भाव को स्थिर कर पाऊँ और उसकी नीड को समझूं फिल्टर करके कि वो चाहता क्या है, उसकी नीड को समझ के और उसके अल्टरनेटिव मेरे पास जितने भी हो सकते हैं मैं उनको सामने रखूं और रखने के बाद मैं मेरी क्या भागीदारी है उसमें ये सुनिश्चित कर पाऊँ, तो शायद विचार में समाधान संभव है। बढ़िया। अब हम प्रश्न के लिए ओपन कर लेते हैं। नीड नहीं समझ पाए या नीड पता होने के बाद भी अगर हमने सोचने का काम नहीं किया है कि कैसे पूरा करें, जैसे भूख लगना आपकी नीड हमको पकड़ में आ जाती है, खाना बनाने हमको आता नहीं है। वेट, आप आपस में बात करेंगे तो नहीं समझ में आएगा। देखिए, नीड पहचानने के बाद उपाय ढूंढना भी इसलिए ज़रूरी है कि हमको आपकी नीड तो पता चल गई कि आपको भूख लगी हुई है, खाना बनाने हमको आता नहीं है, ठीक है, तो पूरा कैसे करेंगे जी? ये वेट अ मिनट, सवाल पूछ के नहीं होगा, एक बात को पकड़ लीजिए ना, उत्तर मिल जाएगा। जितना आप पूछ रहे हैं वो सब का उत्तर आप दे लेंगे, भरोसा तो करिए थोड़ा। सवाल से उत्तर नहीं मिलता है, उत्तर इस बेसिक कंसेप्ट को पकड़ने से मिलता है।
बेसिक कंसेप्ट को पकड़ने से उत्तर मिलता है। सवाल पूछने से अगर उत्तर मिलता तो हम सबके उत्तर दे दिए होते जी। कैसा प्रकाश आ रहा है तभी तो उत्सुकता बढ़ रही है। वही तो, उत्सुकता जब बढ़ रही है ना, तो ये समझना पड़ेगा कि अगर अपने तरीके से चलेंगे तो रिजल्ट भी वही आएगा जो अभी तक आता रहा है। तरीका, हमारे राजुल भैया बार बार कहते हैं कि यू कांट एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट बाय फॉलोइंग द सेम पाथ। वही पुराना रास्ता अपनाए रखेंगे और सोचेंगे कि रिजल्ट बदल जाएगा, फल परिणाम बदल जाएगा। कैसे बदलेगा जी? तरीका ही बदलना पड़ता है, प्रोसेस ही बदलना होता है, रास्ता ही बदलना होता है अगर रिजल्ट हम अलग चाहते हैं तो। सॉरी, मैंने तो उत्तर बता रहा था भैया। ये जैसे यहाँ पे बैठे आपने बोला हर क्षण सोचना चाहिए, तो एसी की सबको आवश्यकता है। मेरा सिर दर्द करता है तो मैंने कपड़ा बांध लिया, तब सिर दर्द बंद हो गया। विचार में समाधान मैंने सब खोजा। आपकी बात का ध्यान देके मैंने कि एसी का तापमान कम करूँगा बढ़ाऊँगा, किसी को दीदी को ज़रा ठंडा चाहिए, किसी को गर्म चाहिए, तो मैंने कि अपनी समस्या है तो मैंने उस पर कपड़ा बांध लिया। ये विचार में समाधान हो जी। इसी उपाय को ढूंढने का नाम विचार में समाधान है कि हम अगले की भी नीड देख रहे हैं, अपनी भी नीड देख रहे हैं, दोनों कैसे पूरा हो सकता है इसका उपाय ढूंढ लेते हैं। भैया ये इसी तरह से कल शाम को हम ये जो अभ्यास कर रहे हैं इसमें मैंने प्रयास किया था। कल शाम को मेरी बेटी का फ़ोन आया, 16 साल की है, अभी 11th में है। तो वो चाह रही है कि मम्मी मैं जिम चली जाऊँ, और मेरी इच्छा ये बिल्कुल नहीं है कि वो जिम जाए, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि सही है। अब मुझे स्नेह का बहुत तो है ही ऑलरेडी, और बेटी है तो वो माना कि ये समझने की भी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्नेह का भाव ऑलरेडी है। तो मैंने उसको बड़े प्यार से कहा कि बेटा देखो, पहले तो तुम सर्च करो कि ये तुम्हारे लिए ठीक है कि नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस एज के बच्चे जिम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर मुझे उसकी मूलभूत आवश्यकता भी लगी कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को स्वस्थ रखना चाहती है और इसके लिए वो अपनी तरफ से प्रयास ढूंढ रही है। तो मैं अपने मन ही माना इसका समाधान खोज रही हूँ कि मैं उससे कहूँ कि तुम जब मैं सुबह रोज वॉक पे जाती हूँ तो मेरे साथ चलो। हो सकता है वो सुबह उठकर मेरे साथ जाना नहीं चाहेगी, ये उसके लिए कंफर्टेबल नहीं है। फिर मैं दूसरा विचार निकाल रही हूँ अपने अंदर से कि मैं ये कोशिश करूँगी कि जिस फ्रेंड के साथ वो जाना चाहती है, मुझे शायद डाउट है कि वो उसकी दोस्त जो है वो ठीक नहीं है, तो मैं ये कोशिश कर रही हूँ कि मैं उससे ये कहूँ कि ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें तो केवल जिम ही जाना है, तो क्या हम दोनों नहीं चल सकते हैं जिम? जरूरी है कि तुम मानसी के साथ ही जाओ। तो ये सही है समाधान। वही धीरे धीरे, मैं सही है कि गलत है उसकी जगह कहूँगा कि धीरे धीरे इन उपायों को ढूंढते रहिए, ठीक है? तो आप एक दिन बेस्ट उपाय निकाल लेंगे। अगर ये नहीं भी होगा तो रास्ता पकड़ में आना महत्वपूर्ण है, ठीक है? अगर उसको कोई भी वो होगा ना भाई कि मैं और तुम चलते हैं, वो कहेगी नहीं मानसी भी चले, तो शायद ये भी समाधान हो सकता है कि हम तीनों चल लेते हैं, ठीक है? ये भी समाधान हो सकता है कि हम